नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। संघ गाथा के महा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत की आस्था, इन सब के केंद्र में रही है गौमाता। हजारों वर्षों से केवल पशु नहीं बल्कि जीवन का आधार रही है। कृषि, अर्थव्यवस्था और परंपरा सब में गौ का विशेष स्थान रहा है। लेकिन समय के साथ गौ हत्या, तस्करी, उपेक्षा, ऐसी घटनाओं ने समाज को झकझोर दिया और वहीं से शुरू हुआ गौ मुक्ति आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन जो केवल पशु संरक्षण नहीं बल्कि संस्कृति संरक्षण का भी प्रतीक बना। मैं समय हूं। मैंने इस भारत की आत्मा को गौ माता के साथ जुड़ा हुआ देखा है। इस भूमि पर गौ केवल एक पशु नहीं रही बल्कि आस्था, संस्कृति और समृद्धि का आधार रही है। मैंने उन अर्षियों के आश्रम देखे जहां गौ सेवा धर्म मानी जाती थी। मैंने किसानों के घर देखे जहां गौ परिवार का हिस्सा होती थी, और मैंने वह भारत देखा जहां गौ माता को सभ्यता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। लेकिन समय ने वह द्वार भी देखा जब गौ माता पर संकट आया, जब गौ रक्षा के लिए देश भर में आवाजें उठीं और संतों, समाज तथा राष्ट्रभक्तों ने मिलकर गौ मुक्ति का संकल्प लिया। 1966 का वह ऐतिहासिक क्षण भी मैंने देखा जब हजारों साधु संत और गौ भक्त संसद की ओर बढ़े और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग ने जन आंदोलन का रूप लिया। गौ मुक्ति आंदोलन केवल आस्था की रक्षा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और आत्मनिर्भरता का संकल्प बन गया। भारत, जहां गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और जीवन का आधार मानी गई है। वैदिक काल से लेकर आज तक गौ माता को समृद्धि, सेवा और संवेदना का प्रतीक माना जाता रहा है। भारतीय परंपरा में गाय को गौ माता कहकर सम्मान दिया गया, क्योंकि वह केवल दूध ही नहीं देती बल्कि खेती, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी रही है। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलीं और देश में गौ हत्या को लेकर चिंता बढ़ने लगी। इसी चिंता ने जन्म दिया गौ मुक्ति आंदोलन को। गौ रक्षा और गौ मुक्ति की भावना सबसे पहले संगठित रूप में 19वीं सदी में दिखाई देती है, जब स्वामी दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा को सामाजिक आंदोलन का स्वरूप दिया। उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से लोगों को गौ रक्षा के लिए जागरूक किया और समाज को एकजुट करने का प्रयास किया। क्योंकि आज गौ माता यह विषय हमारे लिए बहुत महत्व का है, वो श्रद्धा का विषय है। हिंदू यह गोमांस का भक्षण नहीं करता है, उसके लिए वो पूज्य है। और आज अनेक लोग उसका गोमांस का भक्षण करते। आज कानून अनेक प्रकार के होने के बाद भी रोज कानून तोड़कर हजारों गोवंशों की हत्या हो रही है। तो हिंदू आस्था को एक बहुत बड़ी चोट है। आज विश्व हिंदू परिषद भारत में सबसे बड़ा संगठन है गोवंश बचाने वाला। लाखों गोवंश हम प्रतिवर्ष कसाईयों के हाथ से बचा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारी जमीन विषैली बन रही है रासायनिक खाद के कारण से, क्योंकि गोवंश यह कृषि क्षेत्र से हटते जा रहा है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल कीटनाशक, इस कारण से जमीन और अन्न दोनों विषैला बन रहा है और हमारा शरीर स्वास्थ्य भी विषैला बन रहा है। और इसलिए गोरक्षा और गोसंवर्धन एक बहुत बड़ा विषय है जो लेकर हम चल रहे हैं। जिस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब उस समय भी महात्मा गांधी जी ने राम राज्य की जो संकल्पना व्यक्त की थी, उस राम राज्य की संकल्पना में गौ रक्षा भी था। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि गौ रक्षा के संकल्प के साथ देश की जनता इस स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ी थी। ये देश का संकल्प है, हम गाय नहीं कटने देंगे, गाय की रक्षा करेंगे।
और इसी संकल्प को ध्यान में रखकर 1952 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक हस्ताक्षर अभियान किया था। चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान, चाहे किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, मैं ये जानबूझकर जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कई बार एक काऊ बेल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे मानो गौ रक्षा का दायित्व ये केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत के लोगों का है या मध्य भारत कुछ शामिल है, बाकी नहीं। लेकिन उस समय 1952 में सभी पंथों के लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने और सभी क्षेत्रों के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे और वो हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी को सौंपे गए थे। ये हस्ताक्षर अभियान राष्ट्र के संकल्प की अभिव्यक्ति था। जब समाज ने देखा कि गौ माता संकट में है, तो समाज अपनी आवाज उठाने में आगे बढ़ा। गांव-गांव में गौ रक्षा की भावना जागी। सामाजिक संगठनों ने अभियान शुरू किए, गौशालाओं की स्थापना हुई, जागरूकता अभियान चलाए गए और धीरे धीरे यह प्रयास एक बड़े आंदोलन में बदल गया। गौ मुक्ति आंदोलन ने समाज को जोड़ने का काम किया और गौ रक्षा को जन आंदोलन बना दिया। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मेरी गोद में सदियों से मेरी गौ माता ने मेरे बच्चों का पालन किया है। उसने मेरे खेतों को समृद्ध किया, मेरे बच्चों को पोषण दिया और मेरे समाज को संस्कार दिए। मेरे अर्षियों ने गौ को माता कहा, मेरे किसानों ने उसे जीवन का आधार माना और मेरे समाज ने उसे समृद्धि का प्रतीक बनाया। लेकिन मैंने वह समय भी देखा जब मेरी गौ माता संकट में थी, जब मेरी संस्कृति को चुनौती दी जा रही थी। तब मेरे ही बच्चों ने गौ रक्षा के लिए संघर्ष किया। संतों ने आवाज उठाई, समाज ने साथ दिया और स्वयं सेवकों ने घर घर जाकर जन जागरण किया। गौ मुक्ति आंदोलन मेरी संस्कृति की रक्षा का आंदोलन था, मेरे स्वाभिमान का आंदोलन था और मेरे भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प था। आज भी मेरे अनेक बच्चे गौ सेवा में लगे हैं, गौ आधारित कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे यह आंदोलन और व्यापक होता गया। देश के कई संत महात्मा और सामाजिक संगठन इस अभियान से जुड़ने लगे। स्वतंत्रता के बाद यह मुद्दा और गंभीर हुआ, क्योंकि देश के कई हिस्सों में गौ हत्या को लेकर विरोध बढ़ने लगा। 1960 के दशक में गौ मुक्ति आंदोलन ने बड़ा स्वरूप लिया। इस दौर में स्वामी कृपात्री जी महाराज ने गौ रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया। उनके साथ कई संत महात्मा और धार्मिक संगठन भी जुड़े। इसी दौरान दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने भी गौ रक्षा की मांग को समर्थन दिया। उस समय भारतीय जनसंघ ने भी इस मुद्दे को राजनीतिक और सामाजिक मंच पर उठाया। मुझे लगता है कि हिंदू समाज के प्रबोधन की और आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी चर्चा करने वाले लोगों को अपनी आस्था का अपने जीवन के साथ जोड़कर सोचने की आदत लगानी पड़ेगी। हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान को गोपाल कहते हैं। भगवान कहाँ रहे तो गोकुल में रहे, कौन सा पर्वत उठाए तो गोवर्धन पर्वत उठाया। हर जगह पे गौ का संबंध है। हम भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन करोड़ों लोग मंदिर में उमड़ते हैं। नंदी की पूजा करे बगैर भगवान शिव जी की पूजा पूर्ण नहीं होती है। आज भगवान दत्तात्रेय का विषय हम लेंगे, वही बात है। तो हमारी आस्था सब में, हमारे चिंतन में गोवंश का बहुत बड़ा महत्व है और इसलिए ये गोवंश को हिंदू समाज के जीवन में जो स्थान है, वह स्थान केवल ये शब्दों में और किताबों में नहीं है, प्रत्यक्ष जीवन में रहना चाहिए। समाज यह जब समझेगा तो फिर ये बात इस तरीके से नहीं आएगी। मगर आज गौ के प्रति जो आस्था है, आप कह रहे वैसे कहने वाले बहुत थोड़े लोग हैं और वो ज़्यादा नैरेटिव बिल्डिंग वाला विषय चलता है, या जो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के शिकार हो रहे या भ्रमित हो रहे कम्युनिस्ट विचार से, वो इस तरह की बातचीत करे। आम हिंदू समाज ये बातचीत नहीं करता है। दिल्ली के अंदर एक संतों का सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे शैव हो, चाहे शाक्त हो, इस देश में जन्म लेने वाली जितनी भी आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उन सबके संतों ने सहभागिता की थी। इंदिरा जी को लग रहा था कि शायद अनुशासन ही हो जाए, या उनके मन में कुछ और संकल्पना थी,
वो इस आंदोलन को नहीं बढ़ने देना चाहती थी और परिणाम जिस प्रकार की हिंसा वहां पर हुई। लेकिन ये जो 2-3 उदाहरण मैंने दिए हैं उससे ध्यान में आता है कि गौ रक्षा हमेशा से राष्ट्र का संकल्प रही है। कोई काऊ बेल्ट नहीं है, संपूर्ण देश आसेतु हिमाचल गाय की रक्षा करने के लिए हमेशा कटिबद्ध रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी आवश्यकता और भी तेजी के साथ महसूस की जा रही है। आज लोगों के सामने केमिकल फर्टिलाइजर्स के, पेस्टिसाइड्स के नुकसान आ रहे हैं। वो किस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ सकें, और ऑर्गेनिक खेती के लिए गोबर से बनने वाली खाद ये सबसे अधिक उपयोगी है। पेस्टिसाइड्स की भी जरूरत नहीं है, गोमूत्र का उपयोग हो सकता है। और आज गाय के दूध की महत्ता पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, और गाय में भी देसी गाय। इसलिए मैं समझता हूं गाय का महत्व क्या है ये सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, और ये बात सबको समझ में आ रही है। हम गाय की रक्षा नहीं करते, गाय हमारी रक्षा करती है। हम गाय को नहीं पालते, गाय हमको पालती है। और इसलिए पंचगव्य की उपादेयता आज पढ़े लिखे वर्ग से लेकर खेत में काम करने वाले किसान तक सबको महसूस हो रही है। गौ मुक्ति आंदोलन केवल भावनाओं का विषय नहीं, बल्कि भारत की परंपरा और जीवन शैली से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कई संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, गौ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाए, गौ रक्षण के लिए कानून की मांग उठी, और समाज ने इस मुद्दे को गंभीरता के साथ लेना शुरू किया। यह आंदोलन धीरे धीरे सांस्कृतिक चेतना का महाप्रतीक बन गया। मैं भगवा ध्वज हूं, मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैंने देखा है कि जब जब भारत की संस्कृति पर संकट आया, तब तब मेरे स्वयं सेवक आगे आए। गौ मुक्ति आंदोलन में भी मेरे स्वयं सेवकों ने गांव गांव जाकर जन जागरण किया, गौ रक्षा समितियों का निर्माण किया और समाज को गौ सेवा से जोड़ने का कार्य किया। गौ रक्षा को केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे राष्ट्र निर्माण से जोड़ा गया। ग्राम विकास, जैविक खेती और गोबर व गौमूत्र आधारित उत्पादों के माध्यम से गौ माता को आत्मनिर्भर भारत की शक्ति बनाने का प्रयास किया गया। मैंने देखा है कि मेरे स्वयं सेवकों ने बिना किसी प्रचार के गौ सेवा को अपना जीवन बना लिया। गौ मुक्ति आंदोलन केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि संस्कृति, स्वाभिमान और राष्ट्र चेतना का अभियान है। और जब तक भगवा ध्वज लहराता रहेगा, गौ माता की सेवा का यह संकल्प निरंतर चलता रहेगा। 7 नवंबर 1966 गौ मुक्ति आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। इस दिन हजारों संत महात्मा और गौ भक्त दिल्ली पहुंचे और संसद के बाहर प्रदर्शन किया। यह आंदोलन गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर था। इस दौरान आंदोलन ने देश भर में गौ रक्षा को लेकर एक नई चेतना पैदा की। समय के साथ इस आंदोलन से कई संगठन जुड़े, जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और कई गौ सेवा संगठन शामिल रहे। इन संगठनों ने गौशालाओं के निर्माण, गौ सेवा और गौ संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए। गौ मुक्ति आंदोलन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि भी रही। गाय से जुड़ी खेती, जैविक खाद, पंचगव्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की सोच ने इस आंदोलन को और व्यापक बनाया। यह आंदोलन आज भी जारी है, गौ माता की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए और उस परंपरा को जीवित रखने के लिए, जिसमें गाय केवल पशु नहीं, बल्कि भारत की आत्मा मानी जाती है। मेरे पड़ोस में एक बड़ी गौशाला है। बहुत बड़ी संख्या में इस गुरुग्राम शहर के लोग, मैं जानबूझकर नाम इसलिए बता रहा हूं, ध्यान में आए किस तरह के लोग, बड़े उद्योगपति, बड़े आईटी प्रोफेशनल्स, ये सप्ताह में 1 दिन 2 दिन गौशाला में जाते हैं और जिसको काऊ हग थेरेपी कहते हैं, गाय से गले मिलते हैं और गले मिलकर उनको लगता है कि गौ माता ने उनके कष्ट हर लिए हैं, उनका जो मानसिक
एक तनाव है, वो गौ माता ने हर लिया है। ये अनुभूति आज के युग में, आज के युग के लोगों के द्वारा हो रही है। मैं समझता हूं आज भी गौ रक्षा और गौ पालन उतनी ही प्रासंगिक है जो राजा दिलीप के समय पर थी। विश्व एक बहुत बड़ी त्रासदी को झेल चुका है और वो है मैड काउ डिसीज। जब गाय के मांस का वजन बढ़ाने के लिए, या कहें तो गाय का वजन बढ़ाने के लिए उनको वो खिलाया गया जिस भोजन के लिए उनकी आंतें उपयुक्त नहीं है, उनको मांसाहारी भोजन कराया गया। परिणाम, उन गायों का मांस जिसने भी खाया उसमें पागलपन के लक्षण आ गए। ये विश्व ने महसूस किया और इसीलिए हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व के अंदर गाय की मांग बढ़ रही है। गाय के गोबर का उपयोग हो रहा है खाद बनाने के लिए और चीजों के लिए, और इसलिए संपूर्ण विश्व के अंदर जो हिंदू समाज भी रहता है और बाकी भी, क्योंकि वृंदावन की एक गौशाला वो एक नॉन हिंदू ने चलाई, जो विदेश में रहने वाली महिला थी, उसने आकर गौ माता के प्रति जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे बीसियों उदाहरण हमको देश भर में दिखाई देते हैं। यानी संपूर्ण विश्व में एक जागृति आई है। मांसाहार तो छोड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ गाय के प्रति प्रेम, गाय की आवश्यकता, ये सबको महसूस हो। हम लोग एक बात निश्चित रूप से मानते, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये संविधान और कानून के शासन को स्वीकार करता है। जिन राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध है, गाय के ट्रांसपोर्टेशन पर प्रतिबंध है, बजरंग दल के प्रशिक्षित कार्यकर्ता ऐसी गायों को जब ले जाया जा रहा होता है, उन वाहनों को रोकते हैं, घेरते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि थाने चलो। पुलिस के साथ में ये देखभाल करते हैं कि एफआईआर ठीक हो, गाय मुक्त हो, मुकदमा चले और दंडित हो। बजरंग दल का कोई भी साथी कानून अपने हाथ में नहीं लेता, हिंसा पर नहीं उतरता, कानून सम्मत तरीके से गौ रक्षा करता है। गौ मुक्ति आंदोलन केवल गौ रक्षा की कहानी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को बचाने का प्रयास है। यह आंदोलन समाज को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम बना और सांस्कृतिक जागरूकता का संदेश भी दिया। आज गौ रक्षा का यह संकल्प समाज की चेतना बन चुका है और यही चेतना भविष्य में भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत भी करेगी। जय श्री राम। एक गौ माता के प्रार्थना मंडप से आगे हम आते हैं औषधि वनस्पति वाटिका की तरफ। जितना भी अपने गो पंचगव्य बनाने के लिए, औषधि बनाने के लिए जो भी वनस्पति का निकालते हैं हम, उसका नर्सरी पहले यहाँ पे बनाते हैं और ये नर्सरी से प्लांट यहाँ पे हमारा जो एरिया है वहाँ पे उसका प्लांटेशन करते हैं और वो प्लांटेशन में से बड़े झाड़ का औषधि वनस्पति में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे वनस्पतियों पे भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी, उसको बाजू में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है। यहाँ पे सब्जियों को भी उगाया जाता है और उसको उस पर ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट करके पूरा नेचुरल फार्मिंग से यहाँ पे गो विज्ञान में बने हुए गो अर्क से और गौ माता का जो गोबर होता है उससे जो खत बनता है, वो खत से पूरे सेंद्रीय खेती, जैविक खेती यहाँ पे की जाती है। वनस्पतियों से हम दूसरे पे हम स्वयं निर्भर बन रहे हैं। अभी हर प्रकार की वनस्पति यहाँ खुद डेवलप कर रहे हैं, औषधि वनस्पति बना रहे हैं। उसके बाद में किसानों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके वेजिटेबल फार्मिंग, ये फार्मिंग के लिए यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। जो भी वहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए ये फार्मर आते हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसा आपको वेजिटेबल बिना विष मुक्त, बिना पेस्टिसाइड का कैसे उगाना है। आप देख रहे होंगे, पीछे देखेंगे उधर तो भिंडियों के इतने अच्छे पेड़ बने हुए, यहाँ पे आज तक के कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख रहे होंगे इसमें कोई कीड़ा नहीं, रोग नहीं, और झाड़ देखेंगे तो 5 फुट के करीब है और साल भर इसको फसल आती है। साल भर इसमें हम ऑर्गेनिक वेजिटेबल सब्जियां निकालते रहते हैं और यही सब्जियां उनको जब ट्रेनिंग के लिए आती है इसकी सब्जी बना के खिलाते हैं। ये हमारी शाम गौशाला में जो है IVF टेक्नोलॉजी से हम कितने अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चे देशी ब्रीड के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ये जो गोवंश दिख रही है,
इसमें हमने आईवीएफ टेक्नोलॉजी से इसमें एम्ब्रियो डाला है। इसमें जो है हमने साहिवाल प्रजाति के अभी एम्ब्रियो डाले हैं और ये जो गैया है अभी साहिवाल के प्रजाति से ये गैया प्रेग्नेंट है और ये जो पूरी गोवंश है इसमें जो गैया हमारी सक्सेसफुल प्रेग्नेंट हो गई है उसमें ये एक मार्किंग दिखता है, वो मार्किंग में वो गैया प्रेग्नेंट है। और हमारे पास में जो है एनडी नस्ल की जो गोवंश है, एक सादी गोवंश है जो 2 लीटर दूध देती थी, वो गोवंश के पेट से जो अभी गर्भाशय में बच्चा रखा है वो जो बच्चा है वो 25 से 30 लीटर दूध देने वाला बच्चा तैयार होने वाला है। और हमें जो है इस माध्यम से भारत देश में एक लोग जो बोलते हैं देसी होलिस्टीन की गैया अच्छी दूध देती है, तो उससे भी अच्छी प्रजाति की जो गोवंश है वो हमारी भारतीय गोवंश है। और ये जो गौ माता है आगे में इतना अच्छा दूध देंगी और इनके जो होने वाले जो नंदी भी है वो भी खेत में अच्छा काम करेंगी और ये माध्यम से काश्तकार के घर में जो है सुजलाम सुफलाम आएगा, अच्छा पैसा भी आएगा और उसके कारण उनका रोजगार भी बढ़ेगा। और खेती के लिए भी जो है हमें विष मुक्त खेती का जो पर्याय है इसके गोबर से बनेगा, गौमूत्र से भी हम गौमूत्र अर्क से लेके हमारे कई प्रोडक्ट है और इस माध्यम से जो है गौमूत्र का यूज़ करके हमें कीटनाशक नियंत्रक से लेके कई चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई है। थोड़ी देर पहले अपन ने जो गौ माता का जो गोबर का पाउडर, ड्राई पाउडर देखा था, उसको बारीक करने के बाद में, जो सूखने का बारीक होने के बाद में जो यूज़ होता है वो कलाकृतियाँ बनाने के लिए होता है। गणेश जी की मूर्ति है, माता रानी की मूर्ति है, उसके बाद में जो भी त्यौहार आते हैं उसके लिए प्योर देसी गाय से गोबर से बनी हुई मूर्तियाँ, ये कला केंद्र है जहाँ पे ये महिलाएं बेचारी सारी मूर्तियाँ बनाती है। जैसे कि अभी नवरात्र आ रहा है तो नवरात्रि के लिए देवी माता की मूर्तियाँ बनाना चालू है, उसको सुखाना चालू है। और ऐसी ही हर त्यौहार के लिए जो मूर्तियाँ है, बैठने के लिए आसन है, ये सब गौ माता के गोबर के पाउडर से बनी हुई है। ये जैसे कि बैठने के लिए एक्यूप्रेशर, जो भी बीमारियाँ दूर करने के लिए और बॉडी न्यूट्रल ये रहने के लिए जो आसन बनाते हैं ये महिलाएं बनाती है। ये गणेश जी की जो मूर्ति देख रही है आप सब, ये गोबर से बनी हुई मूर्ति है, गोबर का पाउडर प्लस नेचुरल बॉन्डिंग करके उसको। और इसमें हम जो भी विसर्जन करते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी पेड़ का एक बीज डालते हैं और उसमें पैक करके उसमें दे देते हैं। तो ये जब विसर्जन भी करेगा कोई तो इससे पेड़ निकलेगा और खाद भी बनेगा वहाँ पे। ये दोनों ये करके हमने ये, और ये पानी में पूरा घुल मिल जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए का अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव ये गोबर से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति है। जैसे कि आप देख रहे हो कि शिव जी का पिंड है, ये डिज़ाइन है, ये गौ माता की मूर्ति है, ये सारी मूर्तियाँ गोबर के पाउडर से बनी हुई है। अभी जो गणेश जी का त्यौहार हुआ, हमने 500 गणपति है श्री गणेश जी की मूर्तियाँ, ये प्योर गोबर से पाउडर से बनी हुई मूर्तियाँ है। ये दिए, किसी को हम पेंटेड चाहिए तो पेंटेड भी बना के दिए। आप आगे देखेंगे तो सारी हर प्रकार की गणेश जी की नेक्स्ट ईयर के लिए अभी ये मूर्तियाँ बनना चालू हो गई है। ये सब त्यौहार के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो है ये सारी आध्यात्मिक चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती है गोबर के पाउडर से। आप देख रहे होंगे श्री, ओम, स्वास्तिक, ये सारा गोबर से बनी हुई अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया। और छोटे गणेश जी की भी जो ऑफिसेस में लगाते हैं उसी के लिए छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनती है। ये गणेश जी की स्थापना के लिए बड़ी मूर्तियाँ अभी नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से बनना चालू, बन के रेडी हो रही है। इसको अभी पेंटिंग होना बाकी है। आप देख रहे होंगे कुछ उधर हमारे बची हुई मूर्ति, यानी इस साल के गणेश जी की मूर्तियों में से कुछ मूर्तियाँ जो रही गई वो इस टाइप में पेंटिंग होने के बाद में आपको दिखती है। अतिशय सुंदर गणेश जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, जो आप घर में आध्यात्मिक गणेश जी आएंगे आपके, और इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली गणेश जी है ये। इससे ना एनवायरमेंट को पोल्यूशन है, इससे एनवायरमेंट को उल्टा फायदा है। ये आप जब विसर्जन करेंगे तो इसके अंदर एक बीज डाली हुई है, ये बीज से पेड़ निकलेगा और ये जो गणेश जी की पाउडर है गोबर का, वो खाद में रूपांतरित होकर एनवायरमेंट को भी अच्छा करेगा। मैं समय हूं। मैंने भारत की उस यात्रा को देखा है जहां गौ माता केवल आस्था नहीं बल्कि राष्ट्र की शक्ति रही है। मैंने संघर्ष भी देखा, आंदोलन भी देखा और वह संकल्प भी देखा जिसने गौ मुक्ति आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। जब जब मेरे इस भारत ने गौ सेवा को अपनाया है तब तब समृद्धि और स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गौ मुक्ति आंदोलन अतीत की कहानी नहीं बल्कि भविष्य का मार्ग है, और मैं समय इस बात का साक्षी हूं कि जब तक इस भूमि पर गौ सेवा का भाव रहेगा तब तक भारत की आत्मा अमर रहेगी। गौ माता की जय,
भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज के एपिसोड में आपने संघ गाथा की इस सीरीज में गौ रक्षा के इस एपिसोड को करीबी से देखा। मैं जानता हूं, मैं करीबी शब्द इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि दिल से देखा, आत्मा से देखा। अरे केवल आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए ताकि इसको और गति मिले। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।